हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंट यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ है, जो कि अभी रिसेंटली 10 अप्रैल 2022 को हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग हम इस पीपीटी में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि इन अ 2 to 12 month baby, which respiratory rate may be an indicator of pneumonia? एंड इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं, if the respiratory rate is more than 60 breaths per minute, then the option B is more than 50 breaths per minute, then option C is more than 40 breaths per minute, and option D is more than 30 breaths per minute. तो इसमें इन्होंने पूछा है कि अगर कोई 2 से 12 महीने का बच्चा है और उसमें अगर उस बच्चे को कब कहेंगे कि उस बच्चे को निमोनिया है, मतलब उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना होगा और हम कह सकते हैं कि बच्चे को निमोनिया है। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि छोटे बच्चों में मीन्स जो अंडर 5 चिल्ड्रन है उनमें हम IMNCI को रेफर करते हैं। और IMNCI किस चीज के लिए स्टैंड करता है? दैट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस। मतलब कि इसमें जो नियोनेट पीरियड है दैट इज फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज एंड चाइल्डहुड मीन्स फ्रॉम 28 डेज टू 5 इयर्स, अंडर 5, उनमें जो भी इलनेसेस हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि अगर 2 से 12 महीने का बच्चा है और उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो मोर देन 50 ब्रीथ्स पर मिनट है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को निमोनिया है। तो अगर हम देखते हैं हमारे IMNCI चार्ट को, तो आप देखोगे कि इसमें हमें हमेशा क्या करना है? फर्स्ट थिंग हम क्या देखते हैं? वी ऑलवेज गो टू असेस और गो फॉर असेसिंग, गो फॉर द assessment, then we have to classify and then identify the treatment. तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है? मदर से क्या पूछना है कि इज द चाइल्ड एबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड? क्योंकि बच्चा क्या है, 2 महीने से 12 महीने के बीच में है, तो मदर अपना ब्रेस्ट फीड करवा रही होगी। बिकॉज हम कहते हैं कि 6 मंथ तक हमने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है एंड उसके बाद 2 इयर्स तक हमने ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू रखनी है अलोंग विद द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि बच्चा ड्रिंक कर पा रहा है या ब्रेस्ट फीड कर पा रहा है। देन बच्चे ने वॉमिट तो नहीं किया एंड बच्चे को कन्वर्जन्स तो नहीं है। और साथ ही साथ हमने देखना है बच्चे की कंडीशन को कि बच्चा लिथार्जिक तो नहीं लग रहा या अनकॉन्शियस तो नहीं लग रहा। उसके बाद हमने मेन सिम्टम्स के बारे में पूछना है मदर को कि डज द चाइल्ड हैव कफ और डिफिकल्ट ब्रीदिंग। बिकॉज अगर अंडर 5 बच्चों में कफ है और डिफिकल्ट ब्रीदिंग है तो देन वी हैव टू रूल आउट कि वेदर द चाइल्ड इज हैविंग निमोनिया और नॉट हैविंग निमोनिया। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू आस्क द मदर कि बच्चे को कितने टाइम से खांसी है या कितने टाइम से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। उसके बाद हमने लुक एंड लिसन करना है, काउंट द ब्रेथ इन 1 minute, then look for the chest in drawing and look and listen for the stridor। एंड इस जब हमने ये तीनों चीजें देखनी है उस टाइम पे जो बच्चा है वो काम होना चाहिए। ठीक है। देन अगर बच्चे की जो हमारी अगर बच्चा 2 महीने से 12 महीने के बीच का है और उसकी जो फास्ट ब्रीदिंग है दैट इज इफ द ब्रीदिंग इज मोर देन 50 ब्रीथ्स पर मिनट, एंड अगर बच्चा 12 महीने से 5 साल का है और उसकी ब्रेथ अगर 40 ब्रेथ पर मिनट है, तो उस केस में हम कहेंगे कि बच्चे को निमोनिया है। ठीक है। तो इसमें हमने ये चीज ध्यान रखनी है कि दे हैव ऑलरेडी क्लासिफाइड कि इफ द चाइल्ड इज लेस देन 1 ईयर, उस केस में 50 ब्रेथ से अगर ज्यादा है तो बच्चे को निमोनिया हो सकता है। और अगर बच्चा 1 साल से 5 साल के बीच में है और अगर रेस्पिरेशन 40 ब्रेथ्स पर मिनट से ज्यादा है तो उस केस में भी निमोनिया हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगेन हमें पता है कि हम हमेशा IMNCI में पिंक, येलो एंड ग्रीन में डिवाइड करते हैं। तो पिंक में मतलब अगर बच्चे को एनी जर्नल डेंजर साइन है, चेस्ट इन ड्रॉइंग है, जस्ट टाइडर है, तो इस केस में क्या है कि बच्चे को सीवियर निमोनिया हो सकता है एंड वी हैव टू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज इंजेक्टेबल क्रोएम्फेनिकोल। ओके। देन इफ द चाइल्ड इज हैविंग फास्ट ब्रीदिंग मींस अगर उसकी ब्रीदिंग मोर देन 50 है या मोर देन 40 है,
for under 5 children, then the child is having pneumonia, and in that case it should be given amoxicillin for 5 days. एंड अगर कोई साइन नहीं है, बच्चे को कोई स्टाइडर नहीं है, इनड्रॉइंग नहीं है, और जो रेस्पिरेशन रेट है इफ इट इज लेस देन 50, तो चाइल्ड इज हैविंग नो निमोनिया, कफ और कोल्ड. इन दैट केस इफ the coughing is more than 30 days, refer for assessment and they have to go for other follow up treatment. इसमें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि what is the first thing to do in case of a bleeding wound of leg due to accident, and the options are apply pressure at some pressure points, elevate the wound site, apply direct pressure at bleeding point with clean or sterilized dressing, and apply a bulky dressing to absorb the blood. एंड इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मींस अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर at bleeding point with clean or sterile dressing. Now why we have to apply the direct pressure? So that the bleeding will not more. अगर ज्यादा bleeding होगी तो जो हमारा patient है वो hypovolemic shock में जा सकता है. तो इस केस में हमारा जो पहला फर्स्ट एड रहेगा दैट विल बी कि हमने स्टेराइल या क्लीन ड्रेसिंग से जहाँ पे वुंड है उधर प्रेशर देना है ताकि हम ब्लीडिंग को रोक सके. और अगर हमारा पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा तो उसके क्या सिम्टम्स हैं कि द पेशेंट विल शो द सिम्टम ऑफ हाइपोटेंशन, उसका जो बीपी है वो कम हो जाएगा. एंड दूसरा क्या होगा, द पेशेंट विल गो इन टेकिकार्डिया. ठीक है, टेकिकार्डिया मीन्स कि द हार्ट रेट विल बी मोर देन 100 बीट्स पर मिनट. हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया ये जो दो होते हैं, दे आर द क्लिनिकल symptom for hypovolemic shock. Now the third question is, which one is the most common cause of ophthalmia neonatum? And the options are Chlamydia trachomatis, Candida albicans, Streptococcus and Staphylococcus. And the correct answer is option number A, that is Chlamydia trachomatis. Now what is ophthalmia neonatum? So ophthalmia neonatum is also known as neonatal conjunctivitis. So as the name suggests, neonatal. So neonate is the period from birth to 28 days. Okay? And it is an acute mucopurulent infection occurring in the first 4 weeks of life. ठीक है, तो ये जो न्यूबॉर्न है उनको क्या होगा, फर्स्ट 4 वीक्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है. एंड म्यूकोपुरुलेंट, तो यहाँ पे जैसे इमेज में हम देख सकते हैं कि आई लिड के आसपास क्या है, म्यूकस लाइक क्रस्ट फॉर्मेशन हो रखी है. तो अगेन देयर विल बी अ म्यूकोपुरुलेंट इन्फेक्शन अराउंड द आईज ऑफ अ न्यूबॉर्न, and it is caught during birth by contact with the mother's birth canal that is infected with sexually transmitted disease. Because we know कि Chlamydia trachomatis जो है, it is a bacteria that cause sexually transmitted infection in the female. So in the if the mother is having sexually transmitted diseases and if the mother is delivering through birth through vagina, so there is chance कि the child will get this infection. तो इसलिए हमेशा प्रेगनेंसी में मदर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए स्क्रीन करना बहुत जरूरी है. एंड इसमें भी देयर आर अदर बैक्टीरिया ऑल्सो, और भी बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकती है, बट जो क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस है वो कॉमनेस्ट कॉज है. एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है, तो हमने बच्चे का जो है ट्रॉपिकल एरिथ्रोमाइसिन और सिस्टमेटिक एरिथ्रोमाइसिन स्टार्ट करना है. Now the next question is, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below. So in the list 1 there is color coding of biomedical waste management bags, and in list 2 कि हमने कौन सा waste कौन से bin में डालना है. So in list 1 is A option is red bag, B option is yellow bag, C is bluish white puncture proof bag, and D is black bag. And whereas in list 2, 1 is bandages, 2 is gloves, 3 is stationary waste, and 4 is needles. And the codes are which means it is a match the column, means which in which garbage or which item we will discard in which color of bag, in which color of bag. So in this the options are A 3214,
then B is 1324, C is 4312, and D is 2143. So the correct option is port D. So for red bag, what we are supposed to discard in red bag, so it will be the gloves. Okay, all the contaminated plastic we will discard in red bag. Then in yellow bag we will discard the anatomical waste and the waste that are contaminated with blood and body fluid. So bandages will be discarded in yellow bag. Then bluish white puncture proof bags are for sharps. So needles will be discarded in bluish white puncture proof bag. And last is the black bag in which stationary waste can be discarded. So the correct answer will be the option code number D. Now the next is management has following functions except, and the options are planning, organizing, dictating, and coordinating. So the correct answer is option number C, that is dictating. So if we see the functions of management, so there are total 7 functions which include the postcode. So P stands for planning, O is stand for organizing, S is for staffing, D is for directing, C is for coordinating, R is for reporting, and B is for budgeting. So dictating is not a part of management. So the next question is, the postpartum period extend for how many weeks after delivery? And the options are 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, and 8 weeks. So the postpartum period is also known as puerperium and which lasts for 6 weeks. So the option is option number C, that is 6 weeks, which is the also known as puerperium. Now the next question is, which one of the following parameters is not included in Apgar score? So we all know that Apgar is very much important for newborn because it is a physical, means it is a scale which help us in determining the physical condition of a newborn. So which all parameters are included and which one is not? So the options are heart rate, blood pressure, muscle tone, and color of the baby. So the correct answer is that option number B, that blood pressure is not a part of Apgar score. So basically in the Apgar score, we will check for the 5 indicators or 5 parameters. So in which A stands for the activity, P stands for the pulse, G stand for the grimace or the reflexes, A stand for the appearance, then R stand for the respiration. And again, it is a 10-point scale in which मतलब हर एक उसमें हमने 0 to 2 का हमने स्कोर देना है. अगर बच्चा है उसकी मसल टोन एब्सेंट है then we will give 0. If the child is having flexed arm and legs, 1 score will be given, and if the child is active, then 2 points will be given. And same in the pulse, if the pulse is absent, 0 score will be given. If the pulse is less than 100 beats per minute, 1 score will be given, and if it is more than 100 beats per minute, that this is normal, and 2 points will be given. Then in the reflex irritability or in the grimace, if the child seems to be floppy, then 0 point will be given. If the minimal response to stimulation, then 1, and prompt response to stimulation, then 2 point will be given. And in the appearance, if the child is blue or pale, 0 score will be given. If the child is having pink body and blue extremities, then the child will be given 1 point. And if the child is pink, then 2 points will be given. And in the respiration, so for the respiration, we will only see the cry, means whether the child cry or not. So if the child is not crying, then 0 point will be given. If the cry is slow and irregular, then 1 point will be given. And if the cry is vigorous, then 2 points will be given. So total 10 score is there, highest score is 10 and the lowest score is 0. And if the child score is between 8 more than 7, then it is normal. And if it is less than 6, then some kind of intervention is required. And basically we check the Apgar score at the 1 minute and 5 minutes after the birth. Now the next question is, false perception without any stimulus is known as, and the options are
delusion. Then the option B is illusion. Option C is hallucination. And option D is delirium. So the correct answer is option C, that is hallucination. Means if there is a false perception without any stimulus, means stimulus is not present, then there is hallucination. Then if the stimulus is there and misinterpretation is there, then it is known as illusion. Then the next question is, in which type of abortion the cervical os remain closed and there is no passage of tissue? And the options are complete abortion, inevitable abortion, option C is incomplete abortion, and option D is threatened abortion. And the correct answer is, that is option number D, that is threatened abortion. And if we see the types of abortion, so if we see the threatened abortion, so in this the patient will have abdominal pain or bleeding in the first 20 weeks of gestation. The cervical os will be closed and there will be the no passage of the fetal tissue. Then in the inevitable, जो हमारा होगा उसमें क्या होगा कि the mother may have some kind of abdominal pain or bleeding in the first 20 weeks of gestation. Cervical os will be open, but there will be the no passage of the fetal tissue. In incomplete, again the mother will have some kind of abdominal pain or bleeding. Cervical os will be open, and as the name suggests, incomplete. So that means that there will be some passage of the fetal tissue. कुछ जो part होगा वो cervical os से निकल जाएगा, and some tissue will remain inside the uterus. Then in the complete, so as the name suggests, so in the complete, what will be there? The cervical os will be closed, and there will, sorry, the cervical os will be open, whereas there will be the complete passage of the fetal parts and placenta. And when you will palpate the abdomen, you will see that the uterus is contracted. And whereas in the septic, so as there can be open with purulent cervical discharge and uterine tenderness will be there. Okay, so there is only one abortion, that is threatened abortion, in which the cervical os is closed and there will be the no passage of the fetal tissue. And if immediate care will be provided, so जो baby है उसको हम लोग बचा सकते हैं. The if the cardiac activity is there and and there is no passage of the fetal tissue, so we can continue. Doctor can means continue the pregnancy. Then which one is the most important drug in the management of anaphylactic shock? And the options are injection atropine, then adrenaline, deriphyllin, and aminophylline. So the correct answer is option B, that is adrenaline. Adrenaline is also known as epinephrine. So if we see, so in an anaphylactic reaction, always check the ABCD. Okay, airway, breathing, circulation. These three things are very much important. So always look for acute onset of the illness. Then check for the life-threatening airway and or breathing or a circulation problem, and usually check for the skin changes. Then call for the help. Okay, lie patient flat and raise the patient's leg, because in the anaphylactic reaction there will be vasodilation. So due to vasodilation there can be a hypotension, and hypotension is a life-threatening problem. So for that always raise patient's leg ताकि उसके हार्ट को ब्लड पहुंचता रहे, hypotension को हम prevent कर सके. And give adrenaline. ठीक है. Now how much adrenaline we are supposed to give? So give IM. IV सिर्फ जो experts हैं वही IM लगा सकते हैं. Otherwise if we are not having expert with us, तो उस केस पे हमने IM लगाना है पेशेंट को. ठीक है. So always go for 1:1000 adrenaline. For adult 0.5 ml should be given, and for the child who is more than 12 years 0.5 ml same dose will be given. Child between 6 to 12 years 0.3 ml, and child less than 6 years 0.15 ml dose of adrenaline should be given. Clear? Then the next question is, a bleeding disorder characterized by deficiency of factor 8 and factor 9 is termed as, and the options are purpura,
option B is hemophilia, option C is thrombocytopenia, and option D is leukemia. And the correct answer is option number B, that is hemophilia, because hemophilia is a blood clotting factor disorder in which due to the deficiency of factor 8, factor 9 and factor 11, the patient will show the bleeding disorder, means कि जो blood है वो clot नहीं होगा and bleeding will be there. And what is thrombocytopenia? Thrombocytopenia is the reduced number of platelet. If the platelet count is less than 1,50,000, that जो कि हम सबसे ज्यादा डेंगू में देखते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? thrombocytopenia. So total there are 13 clotting factors. So these are the clotting factors with their name. So factor 1 is known as fibrinogen. Factor 2 is known as prothrombin. Factor 3 is known as tissue thromboplastin. Factor 4 is calcium. Factor 5 is labile factor. Factor 7 is stable factor. ठीक है, factor 6 नहीं होता है, only 5 के बाद factor 7 is there. Factor 8 is anti-hemophilic factor. Factor 9 is Christmas factor. Factor 10 is Stuart power factor. Factor 11 is plasma thromboplastin antecedent. Factor 12 is Hagman factor, and factor 13 is fibrin stabilizing factor. So these all are the clotting factors. So when we will call that the patient is having hemophilia A, so basically जो hemophilia होता है वो तीन तरह का होता है, hemophilia A, hemophilia B and hemophilia C. ठीक है, हीमोफीलिया ए तब होता है जब पेशेंट का जो फैक्टर नंबर 8 है, दैट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जो है पेशेंट के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में नहीं है, तो उस केस में हम बोलेंगे दैट द पेशेंट इज हैविंग टाइप ए हीमोफीलिया, एंड दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप. And whereas hemophilia B, the patient will have a deficiency of factor number 9, which is the Christmas factor. And in hemophilia C, the patient will have lack of clotting factor 11, that is plasma thromboplastin antecedent. So this is the types of hemophilia. Now the next is, what is the total iron requirement during an average pregnancy? And the options are, option A is 300 mg, option B is 800 mg, option C is 1000 mg, and option D is 1200 mg. And the correct answer is option number C, that is 1000 mg. So that's why during the pregnancy जो है एक pregnant female का prophylactic हम iron therapy start करते हैं ताकि उसको pregnancy में anemia ना हो, because in India anemia in pregnancy is very common. And अगर मदर को anemia है तो in the postpartum period जो मदर है वो postpartum hemorrhage हो सकता है मदर को, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो मदर का आयरन लेवल है वो हमने मेंटेन करना है इन द एंटीनेटल पीरियड. तो ये हमें पता है कि जब मदर कंसीव करती है, सो फॉर द फर्स्ट 3 मंथ हमने मदर को फॉलिक एसिड देना है. ठीक है, फॉलिक एसिड क्यों देना है? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. एंड उसके बाद 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th, मतलब लास्ट के जो 6 महीने हैं उसमें हमने मदर को आयरन टैबलेट एंड फॉलिक एसिड दोनों का कॉम्बिनेशन देना है. ठीक है, एंड क्यों देना है? ताकि मदर को अनीमिया ना हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. देन आफ्टर द डिलीवरी, सो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है, डिलीवरी के पहले उसके बाद भी 6 महीने हमने मदर को क्या देना है? बोलना है कि आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट मदर ने लेनी है. ठीक है, एंड अगर हम डोज की बात करते हैं तो इसमें जो मदर है उसका जो आयरन कितना होना चाहिए? आयरन टैबलेट विल बी 100 mg. ठीक है, एंड द फॉलिक एसिड विल बी 500 माइक्रोग्राम और 0.5 mg. ठीक है, और साथ में मदर को हम बोलते हैं कि कैल्शियम भी लेना है. सो मोस्टली ड्यूरिंग द कम्युनिटी विजिट हमने मदर को क्या एजुकेट करना है कि आयरन की टैबलेट और कैल्शियम की टैबलेट कभी भी एक साथ नहीं लेनी है. ठीक है, क्योंकि जो आयरन की कैल्शियम है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, तो एटलीस्ट इन दोनों टैबलेट्स का जो गैप है वो मिनिमम 2 आवर्स होना चाहिए. एंड आयरन की टैबलेट हमेशा सिट्रस फूड या जो हाई विटामिन सी फूड है, विटामिन सी रिच फूड है, उनके साथ लेना है, बिकॉज जो हमारा विटामिन सी है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है. ठीक है, तो ये हमने एजुकेशन थ्रू मीन्स ड्यूरिंग द होम विजिट हमने मदर्स को देनी है.
एंड नॉर्मल जो हमारा HB लेवल है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट शुड बी मोर देन 11। मतलब कि अगर हम एडोलेसेंट जब नॉर्मल जो हमारी विमेन इन रिप्रोडक्टिव एज की बात करते हैं तो उनमें जो हमारा मिनिमम आयरन HB होना चाहिए दैट शुड बी 12। If it is less than 12 mg per deciliter, we will say that the female is anemic. And in the pregnancy, it should be minimum 11 mg per deciliter. ठीक है, सॉरी 11 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर 11 से कम है तो जो मदर है दैट इज एनीमिक। सो दिस cut off of HB is according to World Health Organization. Now the next question is, normally which drug is used to dilate the pupil of eye? So, and the options are gentamicin, option B is tropicamide, option C is levofloxacin, and option D is betamethasone. So, the correct answer is option number B, that is tropicamide, which is an anticholinergic drug. ठीक है, तो ये हम मसल्स आईज की मसल को रिलैक्स करने के लिए हम डालते हैं एंड बिफोर द सर्जरी, जब बिफोर एनी आई टेस्ट, ठीक है, तो ये हम पेशेंट की आई में आई ड्रॉप डालते हैं एंड बेसिकली इट इज अ एंटीकोलिनर्जिक इन नेचर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one is the main action of prostaglandins? And the options are acceleration of uterine contraction, relaxation of smooth muscle of uterus, helping in ovulation and increasing spermatogenesis. So we हमें पता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उनका डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो बेसिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो क्या करते हैं, दे एक्सलरेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एक्सलरेट करते हैं ताकि जो हमारी सर्वाइकल डायलिटेशन है वो जल्दी हो सके और डिलीवरी हो सके। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज fear of closed space is known as acrophobia, cyanophobia, claustrophobia or nectophobia. So the correct answer is option number C, that is known as claustrophobia. Okay, so claustrophobia is the fear of closed space. Now which statement is wrong regarding diphtheria? And the options are, diphtheria is caused by bacteria, sick test is done to know the immunity status of individual against diphtheria toxin, diphtheria mainly affect lower respiratory tract, and incubation period of diphtheria is between 2 to 5 days. So जो मेरी पुरानी फर्स्ट पीपीटी थी, वीडियो थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो उसमें मैंने डिप्थेरिया और सिक टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे। सो बेसिकली डिप्थेरिया इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, एंड सिक टेस्ट जो होता है दैट इज डन टू चेक द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट डिप्थेरिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो दोनों फोर आर्म है लेफ्ट एंड राइट, उनमें हम 0.1 ml क्या करेंगे, वी विल इंजेक्ट डिप्थेरिया टॉक्सिन एंड उसके बाद वी विल चेक कि वेदर द पेशेंट इज हैविंग इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट डिप्थेरिया और नॉट। अगर वहां पे रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है उस एरिया में, तो मीन्स जो पेशेंट की बॉडी है उसमें डिप्थेरिया एंटीबॉडीज नहीं है, द पेशेंट इज नॉट immunized against diphtheria, the patient is susceptible to diphtheria. Then the next is, diphtheria mainly affect lower respiratory tract. So this is the wrong statement because diphtheria जो है वो मेनली हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, मेनली माउथ को, नोज को और थ्रोट को इंक्लूड करता है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट डिप्थेरिया मेनली अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड वी नो कि इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम once the bacteria enters into the body of the patient until the first symptom appear। मतलब एक बार पेशेंट की बॉडी में बैक्टीरिया गया और जब तक पहला सिम्टम नहीं आ जाता उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो बेसिकली जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज बिटवीन 2 to 5 days। सो इन दिस द ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। Now the next question is, which one is the real Parkland formula to estimate the fluid requirement in first 24 hours in a serious burn patient? So अगर कोई हमारे पास पेशेंट आया है जो सीरियसली बर्न है तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो कि हम यूज करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग द fluid to the patient? So the options are, option A is 4 ml,
into total body surface area into body weight, then 3 ml into total body surface area, total burnt surface area into body weight of the patient. Then option C is 2 ml into total burnt surface area into body weight in kilogram, and option D, that is 1 ml into total burnt surface area into body weight in kilogram. So the correct answer is option number A, that is 4 ml into total burnt surface area into body weight in kilogram. मतलब 4 ml of the solution पेशेंट कितने परसेंट बर्न है, जो कि हम रूल ऑफ 9 से एस्टिमेट करेंगे कि पेशेंट 50% बर्न है, 25% बर्न है, 80% बर्न है, एंड पेशेंट का वेट कितना है. तो जो हमारे पास ml आएगा, तो दैट फ्लूइड वी विल गिव टू द पेशेंट इन फर्स्ट 24 आवर. उसमें भी जो हमारा आया है उसका 50% हम पहले 8 घंटे में देंगे, और जो 50% बच जाएगा वो आखिरी 16 घंटे में देंगे. ठीक है, ऐसे तो हम अपने 24 आवर फ्लूइड को डिवाइड करते हैं. Then the next question is, which drug may produce red colored urine after its consumption? So again, जो मेरी पुरानी वीडियो है on communicable diseases, उसमें मैंने जो हमारे ये ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स है इनके बारे में डिस्कस किया था, एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी के बारे में. सो अगर हम ये देखते हैं तो here you can see कि the options are isoniazide, option B is rifampicillin, option C is iron capsule, and option D is omeprazole. ठीक है, so isoniazide and rifampicillin both are the anti-tuberculosis drug, whereas iron capsule we all know कि this is given in anemic patient, and omeprazole is a means it is a H2 antagonist. So in that case, which medication cause red colored urine? So the option is rifampicillin. ठीक है, अगर पेशेंट rifampicillin खा रहा है तो being a nurse इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपको जो ऑरेंज कलर का यूरिन आ सकता है, किसी किसी पेशेंट में ऑरेंज कलर का स्वेट भी होता है, सलाइवा भी ऑरेंज कलर का हो जाता है, टीयर्स भी ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, इट इज अ नॉर्मल थिंग. ठीक है, आइसोनियाजाइड का हमने डिस्कस किया था कि आइसोनियाजाइड अगर पेशेंट ले रहा है लंबे टाइम से तो पेशेंट को पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमेशा पेशेंट को विटामिन B6 दैट इज पेरिडॉक्सिन देनी है. ठीक है, एंड आयरन कैप्सूल से वी नो कि आयरन कैप्सूल से पेशेंट में शो द सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन. एंड जो हमारा ओमिप्राजोल है, ओमिप्राजोल अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम से ले रहा है तो उसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है. ठीक है, so the correct answer is option number B. Now the next question is, in which of the following condition cord remain attached to the margin of placenta? And the options are Battledore placenta, placenta successuriate, velamentous insertion of placenta, and none of the above. ठीक है, तो इसमें मतलब कि कौन सी कंडीशन है जिसमें कि जो हमारी प्लासेंटा की कोड है वो उसकी मार्जिन के साथ अटैच होती है. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैटलडोर प्लासेंटा. ठीक है, सो दीज ऑल आर द प्लासेंटा वेरिएशन. सो दिस इज अ वेलामेंटस इंसर्शन, मतलब कि जो हमारी कोड है वो डायरेक्ट प्लासेंटा के साथ अटैच नहीं है. बेसिकली जो हमारी प्लासेंटा है वो मिडल में होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं उनके साथ इंसर्ट हो रखी है. ठीक है, तो अगर हमारी कोड प्लासेंटा के साथ नहीं बल्कि मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेलामेंटस इंसर्शन. ठीक है, देन दिस इज द बैटलडोल और द मार्जिनल इंसर्शन, मतलब कि बीच में जाके इंसर्ट नहीं है, वो एकदम मार्जिन पे जाके इंसर्ट हो रखी है, इसीलिए हम इसको बैटलडोल बोलते हैं. एंड द सक्सेचुरिएट लोब में क्या है कि ये हमारी नॉर्मल प्लासेंटा है, इसके अलावा देयर विल बी अ एक्स्ट्रा स्मॉल लोब विल आल्सो प्रेजेंट. ठीक है, दो, एक तो बड़ी प्लासेंटा है लेकिन साथ में एक लोब और प्रेजेंट होगा, सो दिस इज नोन एज ससेचुरिएट लोब. ठीक है, एंड इसके अलावा हमारा सर्कमवैलेट हो गया, सर्कम मार्जिनेट हो गया, एंड बाइलोब्ड, these are also some kinds of placental variations. Now the next question is, large scale water purification of water comprises all steps except, and the options are water storage, option B is disinfection, option C is screening, and option D is filtration. And the correct answer is option number A. So water storage is not a part of water purification. So in the water purification, ठीक है, ऑलवेज गो फॉर स्क्रीनिंग. ठीक है, स्क्रीनिंग में क्या है कि जो भी हमारे
प्लास्टिक है, जब हमारे लीव्स हैं, जो भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उनको रिमूव करना है, ठीक है। उनको रिमूव कर दिया, उसके बाद एरिएशन एंड प्री क्लोरिनेशन, मतलब जो हमारी कुछ गैसेस हैं जो कि पानी में प्रेजेंट हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एरिएशन एंड प्री क्लोरिनेशन उनको रिमूव करना है। देन आफ्टर एडिंग द कोगुलेंट, वी आर सपोज टू कोगुलेट द वाटर, then sedimentation will be there, filtration, chlorination and supplementary treatment. So these all are the some steps for large water storage, ठीक है, water purification of water. So water storage is not a part of water purification. Now the next is phrase 100 days cough is used for which disease, and the options are tuberculosis, measles, diphtheria, pertussis. And the correct answer is option number D, that is pertussis, which is also known as whooping cough, ठीक है। whooping cough को हम pertussis भी बोलते हैं and इसको हम 100 day cough भी बोलते हैं। What is the other name of tuberculosis? Tuberculosis is also known as Koch bacilli, ठीक है। एंड pertussis का हम वैक्सीनेशन भी लगाते हैं। तो जो मेरी एक और वीडियो है जिसमें कि मैंने डिस्कस किया था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, तो उसमें आप देख सकते हो कि हम pertussis हैं वो कब कब लगाते हैं बच्चे को और किन किन वैक्सीन के साथ लगाते हैं, ठीक है। एंड अगेन pertussis इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many days is the average lifespan of red blood cell, and the options are option A 80 days, option B 100 days, option C 120 days, and option D is 150 days. So the correct answer is option number C, that is 120 days, ठीक है। So the normal average lifespan of red blood cell, which is also known as erythrocyte, are 120 days. Now the next question is, which one is the most heat sensitive vaccine out of the vaccines given below? And the options are option number A, that is TT, option B is polio, option C is measles, and option D is diphtheria. And the correct answer is option number B, that is polio. तो अगेन जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं हीट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव एंड कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो हमारा पोलियो है, दे आर द मोस्ट heat sensitive vaccine, whereas TT and DPT both are the cold sensitive vaccine and measles is a light sensitive vaccine. Now next is 24. Question number is, diuretic should be given usually at which time? So the options are in the morning, in the noon, evening or night, and the correct answer is in the मॉर्निंग, ठीक है। हमेशा जो भी हमारे डायूरेटिक है वो हमेशा मॉर्निंग में देने हैं, क्योंकि डायूरेटिक जो क्या करता है, पेशेंट के यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। नाइट में बिल्कुल नहीं देना, बिकॉज अगर नाइट में हम दे रहे हैं तो पेशेंट बार बार यूरिनेट करने जाएगा तो उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो दैट्स व्हाई द आइडियल टाइम फॉर गिविंग डायूरेटिक इज द मॉर्निंग। नाउ द नेक्स्ट इज rice water stool is a finding of which disease? And the options are amoebiasis, option B is cholera, option C is typhoid, and option D is ulcerative colitis. So again, जो मेरी कम्युनिकेबल वाली डिजीज वाली जो वीडियो है उसमें मैंने ये डिस्कस किया था, एक तो राइस वाटर स्टूल एंड पी स्टूल, ठीक है। तो जो हमारा राइस वाटर स्टूल है, दिस इज अ क्लिनिकल सिम्टम फॉर कॉलेरा। अगेन कॉलेरा इज अ bacterial infection that is caused by Vibrio cholera, whereas जो हमारा pea stool है that will be seen in typhoid which is caused by Salmonella typhi. Again it is a bacterial infection and both the diseases are caused by fecal-oral route, and if means mode of transmission is fecal-oral route, and if the patient is eating or drinking contaminated food or water. So दिस इज ऑल अबाउट दिस पीपीटी, ठीक है। इसके बाद जो मेरे बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं यूपीपीएससी के, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट पीपीटीज। एंड अगर आपको मेरी ये पीपीटी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।